नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। आज अपनी जो फिजिक्स के अंदर जो मैराथन है वो है ऑब्जेक्टिव जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में उनकी थ्योरी, लगभग 200 क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है वो तैयार किए गए हैं। आपको ये जो फिजिक्स की जो मैराथन है, ये टॉप कितने क्वेश्चन है? टॉप 200 क्वेश्चन है, साथ में इनकी थ्योरी भी है। क्वेश्चन से संबंधित जितने भी जो 4 ऑप्शन है उनका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को टाइप किया गया है। जितने भी क्वेश्चन है सब आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में छपेंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। मैं कहता हूं जिस बच्चे ने ये 200 क्वेश्चन कर लिए ना, वो अपने आप को ऐसा फील करेगा कि मुझे 70% फिजिक्स आने लग गई है, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं। पूरी फिजिक्स के जितने टॉपिक्स होते हैं, सभी टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी अपन ने इसके अंदर क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो ये इतने क्वेश्चन आप चाहे रट लेना, इतने क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए। आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मैं बताता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है ना? पूरी जो क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ है वो विद थ्योरी के साथ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगेगा, लंबा लेक्चर हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अपने सेशन की। तो जो अपने ख्वाब होते हैं ना, तो ख्वाब को आपको वास्तव में बदलना है, अपने ख्वाबों को प्राप्त करना है, तो अपने इस ख्यालों से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो आपने जो ख्वाब बना रखे हैं, तो आप जो वर्तमान में जो आपके ख्याल है ना मन में, वो कर लूं वो कर लूं, वो होता कुछ नहीं है। इन ख्यालों से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आपको ख्वाब मिलेंगे। आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है ना? परिवर्तन से व्यक्ति खोता कुछ नहीं है, परिवर्तन से व्यक्ति को कुछ न कुछ मिलता ही है। ठीक है ना? जितना ज्यादा आप सोचते हो ना कि परिवर्तन करने से खो दूंगा, लेकिन खोते कुछ नहीं हो, आपको उससे बेहतरीन आपको मिलेगा। तो आज अपनी जो ये परिवर्तन की सीरीज है, आप इसको देखना। 200 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिजिक्स के एक साथ ये 200 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको वास्तव में लगेगा कि अपने को फिजिक्स आने लगी है। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सब मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये अपना चैनल है वॉरियर विल नाम से। इसको जाना और जाके यहाँ लाल कलर का बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसके नीचे देखो ये वीडियोज हैं। इस वीडियो पर मत जाना, आपको जाना है अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर। जहां क्या है, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाते ही आपको देखो टेस्ट, जो रात्रि 9 बजे अपना टेस्ट होता है, ये टेस्ट मिल जाएगा। केमिस्ट्री के जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, देखो फिजिक्स के टॉपिक हो चुके हैं और मैथ्स के टॉपिक चल रहे हैं, ये सब अपने हैं। अब देखो, ये जो फिजिक्स के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन अपने जो थ्योरी हुई थी ना, देखो धुरंधर फिजिक्स नाम से, ये पूरे टॉपिक अपन ने कर लिए, एकदम पूरे बेसिक से किए हुए टॉपिक हैं। देखो ये सभी टॉपिक किए हुए हैं क्रम से। तो इन टॉपिकों को देख लेना। इन टॉपिकों को देखने के बाद ये अपने इतने क्वेश्चन देख लेना, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन ये इतने आपको याद होने चाहिए। ये नहीं सर देख लिए, याद कुछ नहीं है, फिर तो उसका तो क्या हो। ये इतने जो टॉपिक अपन ने किए हैं, ये टॉपिक देख लेना, याद कर लेना और इतने 200 क्वेश्चन याद कर लेना। फिजिक्स का क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। ठीक है ना? आगे अपन चलते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है वॉरियर विल नाम से, इसे आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी और ये इसका स्कैनर है, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये जितने भी अपने जो टॉपिक होते हैं उनकी जो पीडीएफ है वो सभी कहाँ मिली है, वॉरियर विल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाली हुई है और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहां पर। ये अपना जो व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कर लेना ये सब। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत है कि भूकंप की तरंगें होती हैं, जो भूकंप की तरंगें वो 0 से 20 हर्ट्ज के मध्य होती हैं, या 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 0 हर्ट्ज से कम। बोलो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 0 से 20। हाँ, जो भूकंप की तरंगें होती है ना, वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में भूकंप की तरंगें होती हैं। तो तरंगों से संबंधित और जितने भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं सबकी अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो एक बार, जो ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति प्रास, इसके आधार पर तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। देखो, अवसर्व्य तरंगें, सर्व्य तरंगें और परासर्व्य तरंगें। अवसर्व्य तरंगें होती हैं 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। जो भूकंप की तरंगें होती हैं वो अवसर्व्य तरंगें ही होती हैं।
0 से 20 हर्ट्ज के बीच होती हैं। मनुष्य इनको नहीं सुन सकता। भूकंप की तरंगों को मनुष्य सुन सकता है क्या? मनुष्य सुनता तो पहले ही पता चल जाता और भाग जाता वहां से कि भूकंप आने वाला है, लेकिन मनुष्य इनको नहीं सुन सकता। तो फिर क्या होता है, ये बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न होती है। ये जो अवसर्य तरंगे बड़े बड़े आकार के जो स्रोत होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। हाथी सुन सकता है क्या? बिल्कुल, हाथी पाल कर रखना घर पर, जब भी भूकंप आए तो वो बता देगा, क्योंकि हाथी सुन सकता है इनको। सर्वे तरंगे क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं सर्वे तरंगे। सर्वे का मतलब सुन सकते हैं अपन, तो इनको मनुष्य सुन सकता है, ये याद रखना है। एक होती है परासर्वे तरंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं? अधिक होती हैं, जिनको बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ ये सुन सकती हैं। क्यों सुनाता है? चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करता है? तो भी आंसर क्या होगा? परासर्वे तरंगे उत्पन्न करता है। परासर्वे तरंगे उत्पन्न करने से ही चमगादड़ रात्रि में उड़ता है। तो याद रह जाएंगे कि ये सभी याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पृथ्वी किस आकर्षण बल द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है? पृथ्वी किस आकर्षण बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? सब जानते हो कौन सा आकर्षण बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किसने बताया था? सबसे पहले इन सभी की अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जो किसी भी दो वस्तुओं के बीच किसी भी दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। अपने और पृथ्वी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना? अपन पृथ्वी को खींचते हैं, पृथ्वी अपने को खींचती है, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है, अपन बहुत छोटे हैं, तो अपने वाला बल पृथ्वी के काम नहीं करता, पृथ्वी वाला अपने काम कर जाता है। नियम सर्वप्रथम 1687 में किसने दिया था? न्यूटन भाई साहब ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है क्या? हर जगह, कहीं चले जाओ, गुरुत्वाकर्षण हर जगह ब्रह्मांड में क्या है? मौजूद है। इसके अलावा अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन में क्या होता है? r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल है किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान, किन्हीं दो पिंड m1 और m2, ये दो पिंड हैं, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इनके मध्य की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? और एक नियतांक के लिए यहां पर अपन ने ये जी लगा दिया कैपिटल। तो जो F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने पर प्राप्त होता है, वो कौन सा होता है? गुरुत्वीय त्वरण, जो स्मॉल g बराबर होता है G m अपॉन में r स्क्वायर। तो स्मॉल g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना, पूछा हुआ है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मान। याद कर लोगे क्या? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? बोलो। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश। अब सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है? एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, सदिश और अदिश से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो, दिशा और परिणाम के आधार पर राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अदिश राशि और दूसरी क्या होती है? सदिश राशि। अदिश राशि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे लंबाई, आपको बोल दूं कि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, जैसे ये पेन, इस पेन की लंबाई कितनी है, आपको दिशा की आवश्यकता होती है क्या? कि सर ये पेन है जो 1 फुट उत्तर दिशा की ओर है, बोलते हो क्या ऐसे? नहीं। यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे लंबाई, दूरी यहां से, जैसे चूरू से जयपुर की दूरी कितनी है अपनी? जैसे 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर उत्तर दिशा, 200 किलोमीटर दक्षिण दिशा, बोलते हो क्या? नहीं बोलते। तो इसके अंदर दूरी की, दिशा की आवश्यकता होती नहीं है। समय, क्षेत्रफल, समय आप बोलते हो 8 बजकर उत्तर दिशा में हो गया है, इसके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं। क्षेत्रफल, द्रव्यमान, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि, ये इतने याद कर लेना बस, क्वेश्चन फंस जाएगा। लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं, यानी इनके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता। परिमाण जानते हो क्या होता है? अरे परिमाण, ये व्यक्त करने, किसी राशि को व्यक्त करने का जो मान होता है वही परिमाण होता है। जैसे आप शक्कर लेके आ रहे हो, तो 5 kg शक्कर, 5 kg शक्कर, ये 5 kg क्या है? उनको व्यक्त करने की राशि तो है, परिमाण ही तो है, मात्रा ही तो है ये। एक होती है सदिश राशि। सदिश राशि के अंदर परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है।
सदिश, स यानी सहित, दिश यानी दिशा, ऐसी राशि जिसके साथ क्या हो, दिशा हो, व्यक्त करने के लिए। जैसे विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गति, भार या वजन, ये सब कौन सी राशियां हैं, सदिश है। ये सभी सदिश राशियां, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलो क्या होता है, केल्विन। शाबाश, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अब देखो, अब मात्रक के आधार पर राशियों की बात करें ना अपन, तो माप या इकाई के आधार पर राशियां तीन प्रकार की होती हैं। एक तो मूल मात्रक होते हैं, एक पूरक मात्रक होते हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7। ऐसे मात्रक है जिनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती, ये मूल मात्रक होते हैं। और मूल मात्रकों से क्या बनते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। जैसे लंबाई, लंबाई को व्यक्त करने के लिए लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का, समय का, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है क्या, नहीं होती। दो होते हैं पूरक मात्रक, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। व्युत्पन्न मात्रक इन्हीं 7 मूल राशियों से ही, जो मूल मात्रक होते हैं ना, उन्हीं से ये व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। कैसे, जैसे वेग है, वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। बोलो मीटर और सेकंड दोनों की आवश्यकता हुई है क्या, दोनों की आवश्यकता हुई है। तो व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए अपने को मूल मात्रकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मैं आपको बोल दूं आयतन, क्या आयतन, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बोलो आवश्यकता हो रही है क्या, हो रही है। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर और सेकंड दोनों की आवश्यकता हो रही है क्या, हो रही है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। शक्ति का मात्रक है वाट होता है। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट है। अरे शक्ति का मात्रक तो होता है वाट और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट है, दोनों अलग अलग हैं। याद कर लोगे क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने याद कर लेना, प्रश्न आ जाएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है, बोलो कौन सा दर्पण है जो वास्तविक छवि बनाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतलोलक दर्पण। बोलो कौन सा दर्पण है, इसके अंदर आंसर होगा अवतल दर्पण है। ये समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी, जिनको अपन आभास कर सकते हैं। जबकि वास्तविक, जो दर्पण बनता है ना, वास्तविक छवि बनती है, वो अवतल दर्पण के द्वारा बनाई जाती है। अब दर्पण से संबंधित बात करते हैं तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के फिर 2 दर्पण बनाए जाते हैं, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण की बात करें तो इस प्रकार का दर्पण होता है समतल। इसके एक तरफ क्या कर दिया जाता है, हाँ एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है, दूसरी तरफ से ये समतल होता है और इसके अंदर अपन अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण का प्रतिबिंब देखो, समतल दर्पण से आभासी, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। आभासी, सीधा और बराबर। अपन सुबह पहले उठते ही जो अपना चेहरा देखते हैं ना, वो कौन सा दर्पण होता है, वो समतल दर्पण। अपन उल्टा दिखते हैं, सीधा दिखते हैं, सीधा दिखते हैं, तो ये आभासी होता है, सीधा और बराबर। जितने अपने हैं उतने ही तो दिखाई देता है, या 6 फुट को 3 फुट दिखाई देता है। हाँ, तो इसका उपयोग किया जाता है चेहरा देखने में और पेरिस्कोप में। वेरी इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में और पेरिस्कोप में किया जाता है। प्रतिबिंब बनता कैसा है, आभासी, सीधा और बराबर बनता है। उसी प्रकार दर्पण का एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर 2 भागों में विभाजित होता है, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण देखो बाहर से क्या होता है, बाहर से ये एकदम चिकना होता है, अंदर की तरफ इसके अंदर पॉलिश की जाती है, ठीक है ना, वो ये गोलीय दर्पण। ये आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी होता है, सीधा होता है और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में, गाड़ियों के जो पार्श्व दर्पण होते हैं ना, पीछे देखने के जो दर्पण होते हैं, उनमें कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण लगता है। अरे गाड़ियों में देखो आभासी, सीधा और छोटा, पीछे आने वाले बहुत बड़े जो साधन होता है उसको छोटा दिखा देता है ना,
पूरा दिखा देता है, बहुत बड़ा एरिया दिखाता है। क्यों? कि वो पीछे आने वाले जो भी होते हैं ना, वो आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में लगाया जाता है। एक होता है अवतल दर्पण, जो अंदर की ओर से चिकना होता है, बाहर की ओर क्या होते हैं इसके, पॉलिश होती है। ये वास्तविक और उल्टा दर्पण बनाता है। अब देखो वास्तविक कहां बन रहा है, अवतल में बन रहा है वास्तविक। यहां दोनों तरफ देखो आभासी और आभासी बन रहे हैं। तो क्यों सुनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है। वास्तविक और उल्टा बनाता है ये, इसके साथ बड़ा, बराबर और छोटा भी बना देता है ये, और आभासी, सीधा व बड़ा भी बना देता है। तो ये दोनों कंडीशनें किसके अंदर लगती हैं, अवतल दर्पण। ये देखो आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और बराबर है, इसके अंदर कोई बड़ा का मामला है क्या, नहीं है। ये बराबर बनाता है, ये ओनली छोटा बनाता है, जबकि ये छोटा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है। ये तो बनाएगा वास्तविक है, और आभासी बनाएगा ना, वो सीधा और बड़ा बनाएगा। ये दोनों कंडीशन होती है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, दंत चिकित्सक है, दंत चिकित्सक हो गया या सर्च लाइट हो गई, इनमें देखना आप है। दंत चिकित्सक, सर्च लाइट हो गई एक, या फिर वो दाढ़ी बनाने वाले होते हैं ना जो दुकानें, उनके अंदर भी अवतल दर्पण होता है, जिसमें बड़ा नजर आता है देखने में, वहां भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, किसका उदाहरण है, बोलो। प्रतिबिंब, अपवर्तन, धारण, केंद्रीकरण। तो ये अपवर्तन का उदाहरण है, टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अपवर्तन क्या होता है, बोलो। अपवर्तन, अपवर्तन होता है कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने वो पथ से विचलित हो जाती है, क्या, पथ से विचलित हो जाती है, उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अपवर्तन के उदाहरण याद रखना, अपवर्तन के उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन आता है। किस प्रकार का, देखो, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखना, ये अपवर्तन का ही उदाहरण है। और हाँ, पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंदे का ऊपर उठा हुआ, हाँ, दिखाई देना। कभी कभी आप देखना अपने जो होता है ना कुंड वगैरह, उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। तो कभी कभी तो जो डेथ इस प्रकार हो जाती है कि उनको लगता है छोटी सी है ये, लेकिन अंदर जाते हैं तो पता चलता है ये तो अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई दे। तो पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, नींबू या सिक्के का, नींबू, हाँ, नींबू या सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या बड़ा दिखाई देना, ठीक है ना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या बड़ा दिखाई देना, ये सब जितने भी घटनाएं होती है ना, ये किसके कारण होती हैं, अपवर्तन के कारण होती हैं। याद रखना, इसके उदाहरण आते हैं। पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, चम्मच का टेढ़ा दिखाई देना, कि कुछ प्रकार के प्रश्न आए चाहिए, ये सब अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं भार का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलो, क्या होता है भार का एसआई मात्रक। अभी तो पढ़ा था केजी, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है, ये बोलो, ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है, किससे, दाब से। बिल्कुल सही आंसर है, ध्वनि की चाल दाब से कोई प्रभावित नहीं होती है। देखो याद रखना, ध्वनि की जो चाल होती है ना, ध्वनि की चाल, ये ध्वनि की चाल समानुपाती होती है किसके, ताप के, समानुपाती होती है किसके, आर्द्रता के, आर्द्रता के। अगर ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। समानुपात का तो मतलब ये होता है एक वस्तु बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी, आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी। आर्द्रता यानी वायुमंडल में नमी। हाँ, बरसात होने के जस्ट बाद देखना आवाज दूर तक सुनाई देती है, क्यों कि वायुमंडल में क्या हो गई, आर्द्रता बढ़ गई। आर्द्रता अगर बढ़ गई तो बताओ ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, अगर ताप बढ़ गया तो भी ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। दोपहर के समय में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है, क्यों, गर्मियों में, क्योंकि वायुमंडल में ताप बढ़ गया, क्या ताप बढ़ गया तो ध्वनि की चाल भी बढ़ गई। याद रखना, दाब से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब अधिक कर दो, दाब कम कर दो, दाब से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छा बनता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चम्मच का दबा हुआ भाग किसकी तरह कार्य करता है,
चम्मच का दबा हुआ भाग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल लेंस है, तो ये अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, चम्मच का दबा हुआ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बोलो। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्या? नहीं, अभी पढ़ा था। यस सर, कैसे बोल रहे हो? समतल दर्पण से आभासी, आभासी, सीधा और बराबर है, बराबर, यही तो कंडीशन थी समतल दर्पण से। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और बराबर होता है। तो इसके अंदर समान आकार का होता है क्या? बिल्कुल होता है, बराबर होता है। असमान दूरी, उल्टा, ये सब कैंसिल कर दो। कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य से आने वाली किरण किस माध्यम से आती है? कौन से माध्यम से? विकिरण माध्यम से आती है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, उष्मा संचरण की 3 विधि होती हैं, ठीक है ना? उष्मा संचरण की 3 विधि होती हैं, चालन विधि, स्वयं विधि और विकिरण विधि। किस प्रकार होती है? देखो, उष्मा संचरण में एक होती है चालन विधि, एक होता है स्वहन और एक होता है विकिरण। चालन में क्या होता है? कण स्थिर रहते हैं। कण क्या रहते हैं? स्थिर, एक जगह पड़े रहते हैं कण, कण हिलता ही नहीं है चालन विधि में। तो जैसे एक लोहे की क्या है? रोड है, ये लोहे की रोड है, इसको एक साइड से अपन गर्म करते हैं तो ये दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है ना, और इसके कण गति भी नहीं करते फिर भी गर्म हो जाती है। इसका कारण क्या है? ये चालन विधि है। चालन विधि में क्या होता है? ये कण गर्म होता है ना, ये गर्म होने के बाद कंपन करता है और इस पड़ोसी अपने जो पास वाले कण को भी गर्म कर देता है, यानी उष्मा देता है। ये अपने पास वाले को, अपने पास वाले को, इस प्रकार। तो आप देखना, अपन लोहे की रोड को गर्म करते हैं ना, तो ये थोड़ी है कि एक तरफ गर्म होती है दूसरी तरफ भी गर्म हो जाती है, जब नहीं होती है ना, तुरंत प्रभाव से नहीं होती है। इसका मतलब टाइम लेती है क्या? टाइम लेने के पीछे का कारण क्या है? ये अपने कणों को, पड़ोसी के कणों को क्या करता चलता है? गर्म करता चलता है। तो चालन विधि, कण स्थिर रहते हैं, और ये किस में होती है? ठोसों में होती है। एक होता है स्वहन, कण ऊर्जा लेकर गति करते हैं क्या? कण ऊर्जा लेकर गति करते हैं। पानी की बाल्टी में आप रोड लगाना, बुलबुले बुलबुले नजर आएंगे आपको। क्या करते हैं वो कण क्या करते हैं? स्वयं विधि से उष्मा प्राप्त करते हैं और वहां से गति करते हैं और ऊपर आ जाते हैं। हाँ, ऊपर उठते हैं। थोड़ी देर बाद नहाने बैठते हैं तो पता चलता है ऊपर ऊपर तो गर्म था, नीचे पानी ठंडा है। क्या हुआ? क्योंकि स्वयं के कारण क्या होता है? जो कण ऊर्जा प्राप्त की, उष्मा प्राप्त की, वो वहां से गति करके क्या आ गए? ऊपर आ गए, और ऊपर के जो बिना उष्मा के कण थे वो नीचे चले गए। तो इसमें क्या होता है? जैसे द्रव और ये ठोस नहीं, ये गैस है। हाँ, गैस है यहाँ पर। द्रव और गैसों में कौन सी गति होती है? स्वयं गति। एक होती है विकिरण गति, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण गति में ध्यान रखना, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें तो देखो ठोस होना चाहिए, माध्यम है। इसके अंदर द्रव और गैस, माध्यम है क्या? बिल्कुल माध्यम है। लेकिन विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और ये किस, जैसे सूर्य की उष्मा, सूर्य से आने वाला प्रकाश कौन सी विधि से आता है? विकिरण विधि से आता है। याद कर लोगे क्या? नेक्स्ट देखो, बल का सूत्र किस नियम से मिलता है? बोलो। न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, तृतीय नियम और चौथा नियम है न्यूटन के द्वितीय नियम से। बिल्कुल, शाबाश, सही आंसर आपका। न्यूटन का बल का सूत्र है क्या? F बराबर ma है क्या? F बराबर है ma, m द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण। ये न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है अपने को। बल का जो सूत्र है F बराबर ma, ये न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। a त्वरण है, m यहां पर द्रव्यमान है। प्रिज्म से प्रकाश कितने रंगों में बंट जाता है? ये बताओ। सब जानते हो, ये कोई प्रिज्म है अपना, ये प्रकाश की कोई श्वेत प्रकाश की किरण है जो इसके अंदर क्या होती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और 7 रंग किस प्रकार होते हैं? विबग्योर। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है इस प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है? बोलो, ताप के प्रभाव कौन नहीं दर्शाता? बल्ब, इस्त्री, विद्युत घंटी और हीटर। विद्युत घंटी, तो विद्युत घंटी क्या दर्शाती है? शाबाश। चुंबकीय विद्युत घंटी है ना, ये चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है, याद रखना। जबकि बल्ब, इस्त्री और हीटर ये ताप के प्रभाव दर्शाते हैं क्या? बिल्कुल, ये ताप उत्पन्न करते हैं। बल्ब के अंदर जो तंतु लगाता है किसका? शाबाश, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों लगाते हैं? टंगस्टन का क्यों लगाते हैं? बोलो। इसके
बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का क्यों लगाते हैं? इसका गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है या उच्च होता है, तो बल्ब अधिक गर्म हो जाता है तब तक ये गलता नहीं है, इसलिए टंगस्टन यूज करते हैं। स्त्री और हीटर में वो लोग क्या यूज करते हैं? बिल्कुल सही, नाइक्रोम। नाइक्रोम, स्त्री और हीटर के अंदर नाइक्रोम का यूज किया जाता है, याद रखना। जबकि ताप के प्रभाव नहीं दर्शाता है विद्युत घंटी, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचालन किससे होता है? बोलो। हाँ, देखो ऊष्मा संचरण है, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां अभी बताई थी मैंने, एक बार इस पर नजर मारो। बोलो, ठोसों में कौन सी होती है चालन विधि? तो स्वयं कौन बता रहा था अभी? तो उस ठोसों में ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि से होता है? चालन विधि से होता है। विकिरण विधि, जो सूर्य का प्रकाश है वो विकिरण विधि से आता है, जिसके अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं विधि में क्या होता है? द्रव्य और गैसों में। हाँ, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर आधारित होती है? अभी पढ़ा है कि सुनाया था, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। विद्युत घंटी कौन सा प्रभाव दर्शाती है? चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? बोलो। उत्तल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा नहीं बनता भैया, टेढ़ा नहीं बनता, तो सीधा बनता है, सीधा छोटा, सीधा और छोटा बनता है। निम्न में से छोटा बड़ा समान आकार का प्रतिबिंब बन सकता है? देखो, निम्न में से छोटा बड़ा समान आकार का प्रतिबिंब बन सकता है, बोलो। अरे अवतल दर्पण की कंडीशन है ये। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में बराबर बनता है, सीधा, आभासी और बराबर है। समतल दर्पण की 3 ही कंडीशन है, बराबर बन सकता है। अरे अपन अपना चेहरा देखते हैं, अपन अपनी हाइट देखते हैं, उसके अंदर कम नजर आती है क्या? बड़ी नजर आती है क्या? जितने उतने तो दिखते हैं। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनता है, जबकि उत्तल में छोटा बनता है। ये बोल रहा है छोटा भी बन जाए, बड़ा भी बन जाए, समान आकार का भी बन सकता है। कौन से में? अवतल दर्पण में ये तीनों कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सड़क पर पानी सा प्रतीत होने का कारण क्या है? बोलो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन, परावर्तन, विकिरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप देखो गाड़ी में जाते हो तो आपको सड़क पर पानी सा नजर आता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक और उदाहरण आता है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, तो ये रेगिस्तान के अंदर जो हिरण होता है वो पानी को देखते देखते आगे दौड़ता है ना, ये भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आगे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? बोलो। 220 वोल्ट की। घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट की होती है। शक्ति का मात्रक क्या है? हाँ, वोट है, वोल्ट नहीं है, वोट है। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति की इकाई है, बोलो। विद्युत शक्ति की, अरे शक्ति अभी तो पढ़ा है, इसके अंदर कोई फर्क है? ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति ही तो है। क्या होगा? वोट। इधर क्या है? विद्युत शक्ति है तो शक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक? वोट ही होगा। कंफ्यूज मत होना इस प्रकार के क्वेश्चनों में। बल का मात्रक क्या है? बोलो। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल F बराबर क्या होता है? ma होता है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये बल का SI मात्रक होता है। बल का CGS पद्धति में मात्रक पूछे तो याद रखना डाइन। क्या याद रखोगे? डाइन। बल F बराबर होता है ma। बल F बराबर होता है ma। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन। याद रखना 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है ना। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। कार्य का मात्रक क्या है? बोलो। कार्य का मात्रक सब जानते हो क्या है? जूल है।
आवर्ती को मापा जाता है? बोलो, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड, रेडियन में और वॉट में? हर्ट्ज में। बिल्कुल, आवर्ती को मापा जाता है हर्ट्ज के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दो समतल दर्पण होते हैं, उनके मध्य 0 डिग्री का कोण होता है, तो बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समतल दर्पणों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है। हाँ, दो समतल दर्पण होते हैं, ये देखो दो समतल दर्पण है, इनके मध्य 0 डिग्री का कोण है क्या? इनके बीच में याद रखना अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब है? अरे फिल्मों में आप देखते नहीं हो क्या, दर्पणों के अंदर जो दर्पण लगे होते हैं उसके अंदर बहुत सारे नजर आते हैं अपने को, तो वो समतल हाँ, वो अगर उनके मध्य चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई बताओ। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, हाँ, एक तो होता है देखो प्रतिरोध, एक तो होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता, एक होती है प्रतिरोधकता। दोनों अलग अलग है कि एक ही है? बोलो, अलग अलग है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो तो होता है ओम। ओम, हाँ, इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। और प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। याद रखना, दोनों ओम मीटर होता है, ये याद रखना। और प्रतिरोध होता क्या है? बोलो। अरे धारा के प्रवाह, हाँ, धारा के प्रवाह में रुकावट आती है ना, वही प्रतिरोध है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर रुकावट आ रही है ना, जो उसका विरोध कर रहा है वही प्रतिरोध है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? बोलो, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। बोलो, क्यूसेक, जल का बहाव। अरे जो क्यूसेक है ना, क्यूसेक के अंदर जल का बहाव मापा जाता है, याद रखना। क्यूसेक में क्या मापोगे? जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है ना, वो डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें? डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे जिक्र एक बार जानने, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? बोलो, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है न्यूटन। देखो, एक तो है न्यूटन भाई साहब है, न्यूटन ने प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में बताया था। किसके बारे में? कण प्रकृति के बारे में बताया था। जबकि एक है हाइगेन, हाइगेन ने याद रखना प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था। प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में बताया था। जबकि हाइगेन ने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था कि प्रकाश एक तरंग रूप में फ्लो होता है। ये बोल रहे हैं प्रकाश एक कणक के रूप में होता है, तरंग रूप में फ्लो होता है और सभी दिशाओं में समान फैलता है। ये हाइगेन्स ने बताया था। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को किस नाम से जाना जाता है? बोलो, न्यूटन का प्रथम नियम, गति का नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम है। बोलो, न्यूटन का पहला नियम, जिसे और क्या किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, याद रखना, जड़त्व का नियम है ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो दिया था न्यूटन ने, ये जड़त्व का नियम है। ये सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। फिर न्यूटन भाई साहब आए, इनके नियम को कॉपी किया और कॉपी करके अपनी वाली किताब में चिपका दिया और नाम दे दिया न्यूटन की गति का पहला नियम। याद रखना इसको। दूध को मथते हो क्या? हाँ, दूध आ जाए या फिर क्रीम आ जाए, ठीक है ना, क्रीम निकालना, या दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? या फिर क्वेश्चन आ जाए दही बिलोने वाला, दही बिलोना, तो दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। अब देखो, बल दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। देखो, ये एक तो होता है
अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल, और एक होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। दोनों में अंतर क्या है? दोनों के अंदर है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? किसी सर्कल के ऊपर जैसे ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी क्या इस सर्कल के ऊपर घूम रही है, ठीक है ना? तो इस गाड़ी के ऊपर केंद्र की ओर लगने वाला बल ही क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। तो सर्कल के ऊपर गाड़ी घूमती है ना, तो उसके केंद्र की ओर तरफ बल लगता है ना, तो वही क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। अगर ये बल से अधिक है, अगर ये अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर जो बल लगता है ना, उस बल से अधिक बल पर अपन गाड़ी को घुमाए ना, तो गाड़ी सीधी निकल जाएगी, या फिर गाड़ी घूमेगी नहीं, गाड़ी सीधी निकल जाएगी। आप घुमावदार मोड़ पर गाड़ी को धीरे क्यों करते हो? अरे अभिकेंद्रीय, ये केंद्र की ओर बल लगता है ना, वो बल लगने के लिए तो होता है। अगर आप गाड़ी की स्पीड अधिक रखोगे तो ये केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है ना, उससे अधिक बल हो जाएगा, तो ये गाड़ी क्या निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो ये, और हाथ के अंदर जो डोरी घुमाते हैं अपन पत्थर बांध कर, गोल गोल क्यों घूमती है? वो अभिकेंद्रीय बल के कारण केंद्र की ओर क्या लगता है? उसके ऊपर बल लगता है। एक होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जस्ट इसका विपरीत होता है, केंद्र की बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। इसके उदाहरण याद रखना, एक तो वॉशिंग मशीन, कौन सी मशीन है? वॉशिंग मशीन, और क्रीम निकालने की मशीन, दही बिलोने की मशीन, दूध नहीं बिलोया जाता, दही बिलोया जाता है, दही बिलोने की मशीन है। ये सब किस पर काम करती हैं? कौन से बल पर कार्य करती हैं? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बोलो। ध्वनि की तीव्रता को क्रोनोमीटर, एनेमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। याद रखना, इसका आंसर है ऑडियोमीटर। हाँ, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। इसके अलावा देखो जितने भी यंत्र हैं उनकी अपन बात करते हैं, आगे है। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? वेग, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। अरे वेग, बल और त्वरण ये तीनों सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? बोलो। बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, विंड वेन। किसके द्वारा वायु की गति मापी जाती है? अरे एनेमोमीटर है क्या? बैरोमीटर है? एनेमोमीटर है ना, मेरे हिसाब से एनेमोमीटर है इसके अंदर। अब देखो, एक होता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या करता है? समुद्री नेविगेशन से संबंधित होता है क्रोनोमीटर। एक होता है एनेमोमीटर, हवा की गति या वेग की दिशा। ये देखो, वायु की गति या हवा की गति या दिशा मापने वाला कौन सा यंत्र है? एनेमोमीटर। ये रहा एनेमोमीटर, हवा की गति और वेग दिशा मापने। एक होता है ऑडियोफोन, जो क्या करता है? गाने सुनने या मनोरंजन करने में यूज करते हैं इसका, ऑडियोफोन का। एक होता है ओडोमीटर, जो वाहन की क्या मापता है? दूरी मापता है, वाहन की दूरी मापता है। वाहन के ऊपर एक मीटर लगा होता है जिसके अंदर किलोमीटर मापता है। वो कौन सा मीटर होता है? वो ओडोमीटर। वाहन की गति मापने वाला कौन सा यंत्र होता है? स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड मापता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा जो सुई चलती है ना, वो स्पीडोमीटर होता है। और जो किलोमीटर, जो दूरी काउंट करता है, वो कौन सा होता है? ओडोमीटर होता है। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। वायुमंडल के अंदर जो दाब है ना, उसको मापता है बैरोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर, ये हवा की नमी, आर्द्रता या फिर जलवाष्प को मापने का काम कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है। एक होता है विंड वेन, ये क्या करता है? हवा की दिशा मापने का काम करता है। तो ये जितने भी मीटर हैं याद कर लेना, सब आए हुए मीटर हैं ये, ठीक है ना। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, अभी पढ़ा है, कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हाइड्रो मत कर देना, हाइग्रो है ये, हाइग्रो है ये, हाइड्रो मत कर देना, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया?
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस और आइंस्टीन। बोलो। हाँ, इसका आंसर है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन। अरे न्यूटन ने तो देखा पेड़ के नीचे बैठे बैठे सेव ऊपर से कैसे टपका, न्यूटन गई। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। बोलो। स्थिरता का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, जड़त्व अगुण द्रव्यमान का संरक्षण है। अरे गति का जड़त्व है। एक ट्रेन जैसे ही चलती है, एक ट्रेन जैसे ही चलती है तो उसके अंदर बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण है? गति के जड़त्व के कारण है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ये बोलो। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। 21 7 11.2 11.2। अरे पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग, पलायन वेग कौन सा वेग होता है? हाँ, पलायन वेग ऐसा वेग होता है जिस वेग पर किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंक दिया जाता है तो वो वापस पृथ्वी पर लौट करे नहीं आती, वो पलायन वेग होता है, जिसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है आर्किमिडीज, न्यूटन की गति, बर्नौली का, पास्कल का। बोलो। अरे ऑटोमोबाइल जानते हो क्या? हाँ, जितने भी गाड़ी घोड़े होते हैं ना, इनके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं क्या? प्रेशर वाले ब्रेक है, प्रेशर वाले स्टीयरिंग होते हैं ना जितने भी। ये किसके ऊपर, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये पास्कल के नियम के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है ना? ये पास्कल नहीं होता तो पावर स्टीयरिंग की गाड़ी नहीं आती, पावर वाले ब्रेक नहीं होते। ठीक है ना? ये जेसीबी जो पावर से काम करती है ना, वो नहीं होती। तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? बोलो। थर्मामीटर क्या काम आता है? ताप मापने में। और उसके थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। पारे को क्या कहा जाता है? Hg बोल दो, मरकरी बोल दो। Hg का जो लैटिन नाम है वो क्या होता है? हाइड्राजीरम। शाबाश, हाइड्राजीरम, ये इसका लैटिन नाम होता है, याद रखना इनको। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा, देखो एक तार के ऊपर एक समान विद्युत दौड़ रही है क्या, तो उस तार के ऊपर केवल क्या होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है ना? एक समान अगर विद्युत दौड़ रही है तो उस तार के ऊपर केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ये इस प्रकार है, कौन सी अदिश राशि है? बोलो। बल, दाब, वेग, त्वरण। दाब। देखो बल, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशियां हैं। ये कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। जबकि दाब क्या है? अदिश राशि है, याद रखना। अरे दाब लगाने के लिए अदिश की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? हाँ, चंद्रमा पर जो व्यक्ति का भार होता है ना वो घट जाता है। कैसे? क्योंकि G/6 होता है पृथ्वी के। हाँ, पृथ्वी पर जो व्यक्ति का भार होता है ना उसका 6वां भाग चंद्रमा पर होता है, उसका भार घट जाता है। ठीक है ना? शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? बोलो। शीत ऋतु में कैसा मौसम होने पर अपन ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम या मेघाच्छादन मौसम, आर्द्रता मौसम, आर्द्र मौसम, अनार्द्र मौसम है? तो साफ मौसम। शीत ऋतु में जितना साफ मौसम होगा ना उतनी अधिक क्या पड़ेगी? ठंड, और अपन ठंड महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रिबन हैरी बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? लाल रिबन है और हैरी बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? काली। देखो लाल रिबन लाल दिखाई दे रही है क्या? इसका मतलब अन्य सभी रंगों को क्या कर ले, अन्य सभी जो प्रकाश का रंग है उसको अवशोषित कर लेती है, ओनली फॉर लाल रंग को परावर्तित कर रही है क्या? लेकिन इसके नीचे जब हैरी प्रकाश का क्या लगा देते हैं, ये देखो हैरी प्रकाश का बल्ब लगा देते हैं ना, तो ये लाल रंग को भी परावर्तित नहीं कर पाती, इसलिए ये कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है?
पायरोमीटर किस तापमापी को कहा जाता है? बोलो। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस द्रव्य और ताप, याद रखना विकिरण तापमापी को कहा जाता है, ठीक है ना। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, बोलो। लेक्टोमीटर। ये तो देखो पूछे हुए, ये बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है, ये इस प्रकार की क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब मापने का यंत्र है, टोकोमीटर, स्पिग्नोमीटर, एक्टीमीटर या बैरोमीटर। बैरोमीटर किसको मापता है? ये दाब को मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है बैरोमीटर। और स्पिग्नोमीटर किसको मापता है? रक्त को। बोलो रक्त, जो ब्लड प्रेशर होता है वो, जिसका पैमाना क्या होता है? 120/80, 120/80 mmHg। अरे यही तो होता है। हाँ, 80 से 120 मत करना, 120 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? बोलो। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिएक्टर पैमाना किसको मापता है? बोलो। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम या ध्वनि की तीव्रता। हाँ, भूकंपीय लहरों का आयाम मापने का काम किसका होता है? रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो। फेदोमीटर का क्या है? फेदोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है फेदोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झूठ का पता, बोलो इसका आंसर। झूठ का पता लगाने में यंत्र कौन सा उपयोग किया जाता है? बोलो। ठीक है ना। अरे जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, उसकी क्या खोली जाती है फिर? और पोल से क्या याद रखोगे? पॉलीग्राम याद रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय, अपोहन, उत्क्रम, परासरण या विसरण। अभी पढ़ा था। वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रीय बल पर क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोलो क्वेश्चन का आंसर बोलो। रेडियो कार्बन डेटिंग की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन होता है ना, ये किसकी आयु ज्ञात करने में क्या काम किया जाता है? जीवाश्मों की, ठीक है ना। जीवाश्मों की जो आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 किसका यूज किया जाता है? कार्बन 14 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। आवाज मत करो। देखो, जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस बोला जाता है इसको, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। जरा दृष्टि दोष कौन सा दोष होता है? अरे जरा दृष्टि दोष बायोफोकल लेंस है, जिसको न तो पास का दिखाई दे और न ही दूर का दिखाई दे, द्विफोकल लेंस लगाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर इस प्रकार का चश्मा होता है और चश्मे के अंदर दो लेंस लगाए जाते हैं। ऊपर अवतल लेंस लगाया जाता है, नीचे उत्तल लेंस लगाया जाता है। कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वोट के बराबर होती है एक हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल टू, ठीक है ना, हॉर्स पावर है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारसेक मात्रक है, बोलो। किसका मात्रक है? पारसेक। दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। पारसेक किसका मात्रक है? याद रखना, दूरी का। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 10 × 10 की पावर 16 मीटर होता है।
याद रखना 1 पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेस्कोग्राफ है डैश मापने का एक यंत्र है। बोलो। हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूकंप की तीव्रता, पौधों में वृद्धि। वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। और हृदय की धड़कन है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे। और पौधे की वृद्धि किस में मापी जाएगी? क्रेस्कोग्राफ से मापी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? अब सोने की शुद्धता देखो, आपको पता है सोने की शुद्ध सोना किस में होता है? कैरेट में तो होता है। और कितना कैरेट है? हाँ, 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो ये कैरेट क्या है? सोने की शुद्धता मापने का क्या है? एक इकाई तो है, तो कैरेटोमीटर। सोने की शुद्धता मापने का कैरेटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीरे की चमक का कारण क्या है? बोलो। हीरे की चमक का कारण है बोलो, हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आवाज क्या मिक्रा? लास्ट वार्निंग है, नजर पड़ते हैं बाहर काटूंगा। बोलो, हीरे की चमक का कारण क्या है? अरे, हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील। सभी गलत है। बोलो, इसका आंसर क्या है? अपरिवर्तित है या शून्य? अरे, आप छत से नीचे गिरते हो तो आप शून्य हो जाते हो क्या? आपके भार में वृद्धि होती है क्या? कमी होती है क्या? अपरिवर्तित होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में, अरे क्या परिवर्तन होगा भार में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेस्ला चुंबकीय प्रेस की इकाई है। बोलो, क्षेत्र, प्रवाह, प्रेरण, संवेग। ये जो टेस्ला है ना, ये चुंबकीय प्रेरण की क्या है? इकाई है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई है टेस्ला। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण की भारहीनता होती है। भारहीनता कब होती है? चारों ऑप्शन पढ़ो एक बार। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारहीनता कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है। अरे, स्पेस स्टेशन देखे होंगे आपने, जो स्पेस में स्टेशन लगे होते हैं ना, स्पेस स्टेशन में व्यक्ति हवा में तैरता रहता है क्या? अरे, व्यक्ति हवा में तैरता रहता है। क्यों? कि वहां गुरुत्वाकर्षण क्या है? शून्य। लोलक की कलावधि। बोलो, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर? किस पर है? देखो, लोलक की कलावधि। कलावधि क्या होती है? अरे, कलावधि होती है उसके घूर्णन करने पर जो समय लगता है ना, कितना काल यानी कितना समय लगा। ये देखो, इस प्रकार ये लोलक है, यहां से यहां तक जाके आता है, यहां से यहां तक जाके आता है। अब इसकी जो कलावधि है ना, वो इसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर है? लंबाई के ऊपर। इसकी लंबाई अधिक हो गई ना, देखो ये होता है T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन में G। देखो ये होता है,
लोलक की कलावधि यानी समय टी का मान टी बराबर होता है 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन में जी। बताओ इस टी और एल एक दूसरे के समानुपाती है क्या? इसको एक बार भूल जाओ आप। तो टी और एल बताओ एक दूसरे के समानुपाती है क्या? खड़ा हो तुम, हाँ खड़ा हो, बाहर निकल। टी इधर देखो, टी और एल एक दूसरे के समानुपाती है क्या? और टी और जी एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ये बट्टे में है तो व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो टी यानी इसकी कलावधि, उसका समय, लोलक का समय। बोलो एल लंबाई के समानुपाती है क्या? इसकी लंबाई बढ़ेगी तो बोलो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा क्या? समानुपाती बढ़ेगा। और जी का मान देखो, जी का मान क्या है? अगर समय बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जी अगर बढ़ेगा तो टी क्या हो जाएगा? कम। ये व्युत्क्रमानुपाती है। एल लंबाई इसके समानुपाती है। क्वेश्चन है लोलक की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये देख लो, इससे पता चल रहा है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? लोलक घड़ियां जैसे बड़े बड़े जो है ना, जो घंटाघर वगैरह, उन पर बड़ी बड़ी घड़ियां लगी होती हैं और उसके अंदर क्या लगा होता है? ये लोलक होता है। इसकी देखो गर्मियों के अंदर ये घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, ये इसके आधार पर ही चलती हैं। ये तो क्वेश्चन आता है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं सुस्त? सुस्त का मतलब होता है धीरे हो जाती हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में इस लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या हो जाती है? ये घड़ियां धीरे हो जाती हैं। तो गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं, क्यों? कि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। बोलो कब चलती है पेंडुलम घड़ी? अरे पेंडुलम घड़ी, अरे इस पेंडुलम की लंबाई कम कब होगी? सर्दियों में होगी। सर्दियां यानी शीतकाल में होगी। और लंबाई कम होते ही टी समानुपाती होता है एल। लंबाई कम होते ही टी का मान, लंबाई कम होते ही टी का मान भी क्या हो जाएगा? कम। यानी आवर्तकाल कम लगेगा। समय कब होगा? शीतकाल में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो अच्छा क्वेश्चन आता है। एक तो हाँ, एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। दोनों आते हैं ना। क्वेश्चन आता है सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की एक रेखा में होते हैं। ध्यान रखना, ये जब ये सूर्य ग्रहण है ना, ये सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा, ये तो है सूर्य अपना, ठीक है ना, ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, ठीक है ना, ये पृथ्वी अपनी है, इनके बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा, मून। चंद्रमा इनके बीच में आ जाता है, तब क्या आ जाता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के कहां जाता है? तब हमेशा सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? अब देखो, सूर्य से जो आने वाले प्रकाश है ना, सूर्य से आने वाला प्रकाश देखो यहां टकरा जाएगा क्या? यहां टकरा जाएगा तो अपने को, यहां जो लोग होंगे ना, उनको ये प्रकाश नहीं नजर नहीं आएगा। प्रकाश नजर नहीं आएगा तो सूर्य नजर नहीं आएगा, और सूर्य नजर नहीं आएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या करना है? सूर्य को सूर्य के स्थान पर ही रखना है। सूर्य को हिला सकते हो गया, सूर्य तो सेंटर पॉइंट पर है, सूर्य तो सूर्य के स्थान पर ही रहेगा। ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ये देखो यहां मून हो जाएगा और इनके बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। ये देखो यहां है पृथ्वी, अब इसके ऊपर क्या है? अब देखो इस प्रकार इसका जो सूर्य की किरणें जाएंगी, क्या सूर्य की किरणें जाएंगी, तो ये चंद्रमा सूर्य की किरणों से तो चमकता है। तो ये बताओ पृथ्वी के टकरा जाएंगे तो इस चंद्रमा पर जाएगी क्या? तो अपने को चंद्रमा नजर है नहीं आएगा, तो वहां चंद्र ग्रहण हो जाता है। याद रखना दोनों। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? बोलो। पृष्ठीय तनाव। अरे वर्षा की जो बूंद है वो गोल गोल होती है क्या? इसके पीछे का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। देखो आप पृष्ठ तनाव, ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है, इस जल के अंदर जो बीच में कण होते हैं ना, उस कण के चारों ओर बल लगता है क्या? चारों ओर बल लगता है। लेकिन इस पात्र के अंदर जो ऊपर है, उनके ऊपर बताओ तनाव कहां लगेगा? ओनली फॉर नीचे लगेगा, ओनली फॉर नीचे। अरे ये कण एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं क्या?
अगर जिस प्रकार ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये जो वर्षा की बूंद है ना वो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण ही। इसको अंदर की ओर क्या होती है, बल लगता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल गोल हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। एक क्वेश्चन है अपना, बत्ती वाले स्टोव में, कौन सा स्टोव है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। आपने सोचा होगा कि अपने जो पहले क्या होता था, अरे पहले क्या होता, ये चिमनी वगैरह जलाते थे ना अपन, है ना, घरों में। तो इसके अंदर इतना जैसे केरोसिन तेल है और इसके अंदर एक से डोरी लगी होती थी और ऊपर डोरी, और ये डोरी जलती भी थी। तो आपने कभी सोचा होगा ये तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, इसके अंदर मोटर वगैरह कुछ नहीं लगा रखी। अरे यहाँ कोई मोटर वगैरह लगा रखी है क्या जो इसके अंदर तेल को चढ़ रही है, तो फिर भी ये तेल चढ़ रहा है और यहाँ जल रही है, और ये जलते जलते नीचे भी नहीं जा रही है। इसके कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ये केरोसिन इस बत्ती के इस धागे में क्या ऊपर की ओर जाता है। क्वेश्चन आता है जो जितने भी अपने ये होते हैं ना पेड़ पौधे, है ना, इसके अंदर जो पानी होता है ना वो पानी जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है, किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण ही जाता है। ये क्वेश्चन बताओ, 2 जगह है, 10 की घात -5 एक ही जगह है क्या, ठीक है। एक डाइन यानी सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। बताया था ना, अभी तो बताया था मैंने ये। अब ये क्या पूछ रखा है अपने को, 1 डाइन का मान पूछ रखा है क्या, यहां से 1 डाइन का मान निकाल लो। 1 डाइन का मान निकालेंगे तो ये 10 की घात 5 आगे जाएगा क्या, ये 10 की घात आगे जाएगा तो 10 की घात 5 इस प्रकार ही तो लिखेंगे, ये लो। अब ये ऊपर जाएगा क्या, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -5 न्यूटन हो जाएगा क्या। और न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर ही तो होता है। तो 1 डाइन का मान कितना हो गया, 10 की घात 5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर बोल दो या फिर न्यूटन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ये दोनों, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, और 1 डाइन का मान निकाल ही सकते हो आप, उल्टा करना और कुछ नहीं है। ये देखो, बोलो इसका आंसर बोलो। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के जो अंदर दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या दाब का आधा होता है। तो साबुन का जो बुलबुला होता है ना, इसके अंदर का जो दाब होता है ना वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। हमेशा ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा श्यानता, श्यानता किसकी होती है बोलो, जल की, वायु की, खून की, शहद की। श्यानता क्या होती है जानते हो क्या, श्यानता क्या चीज होती है, अरे कोई भी द्रव्य है, इस द्रव्य का बहाव होता ना, बहाव, द्रव्य का बहाव, तो बताओ सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है, तो बताओ जल की, वायु की, खून की, शहद की। तो इसके अंदर शहद की होगी। अरे आप शहद को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हो या फिर जल को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते हो, आसानी से कौन डल जाएगा, जल। इसका मतलब इसकी श्यानता क्या है, कम है, जबकि शहद की श्यानता अधिक है, वो एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने में अधिक समय लेता है, श्यानता अधिक होने के कारण। 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, शब्द का रटा हुआ है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इससे इसके बाद 4 डिग्री से कम होने पर घनत्व कम होता है, ज्यादा होता है, फिर कम होने लग जाता है। 4 डिग्री पर तो अधिकतम होता है। देखो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का जो घनत्व है ना वो क्या होता है, अधिकतम होता है।
अब देखो पानी बर्फ में बदलेगा क्या? पानी में बर्फ में कब बदलेगा? जब 4 डिग्री से कम आएगा मान, तभी तो बदलेगा, यानी 0 डिग्री तक आएगा तब तो बर्फ में बदलेगा। अब कम आएगा तो घनत्व क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब घनत्व कम हो रहा है क्या? तो घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। घनत्व कम हो रहा है, इसका मतलब आयतन क्या होगा? बे बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, तभी तो सर्दियों के अंदर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि 4 डिग्री से कम आएगा तभी तो पानी जमेगा। पानी जमेगा इसका मतलब 4 डिग्री से कम आता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम, क्योंकि अधिकतम तो 4 डिग्री पर होता है, और घनत्व कम होता है तो आयतन उसका क्या होता है? अधिक होगा। अब पानी का आयतन तो फिक्स, पाइप का आयतन तो फिक्स है, इतना ही था, लेकिन इसके अंदर जो पानी है उसका आयतन बढ़ेगा तो पाइप फट जाते हैं। सर्दियों के मौसम में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं? यही कारण है इसका। 277 केल्विन पर। क्वेश्चन क्या है? जल का अधिकतम घनत्व होता है, सर अभी तो पढ़ा था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये क्या मामला आ गया? तो डिग्री सेंटीग्रेड को कुछ नहीं है, किस में बदला है? केल्विन में बदला है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं है। तो पानी का अधिकतम घनत्व डिग्री सेंटीग्रेड पर कब होता है? 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको केल्विन में बदलना है तो कितना ऐड करना है? 273 और 4 है 277 केल्विन, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, केल्विन पर बात करें तो 277 केल्विन पर होता है, 277 केल्विन पर। नेक्स्ट देखो, जो सूर्य की बाहरी सतह होती है ना, सूर्य की बाहरी सतह, इस बाहरी सतह पर सूर्य का ताप क्या होता है? बोलो, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की जो बाहरी सतह होते हैं ना, सूर्य के अंदर देखो इस प्रकार होता है, एक तो सूर्य की बाहरी सतह होता है, एक सूर्य के अंदर का मान होता है, तो इसकी बाहरी सतह का जो ताप होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? बोलो, अरे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तभी तो अपने को कलरफुल चीजें नजर आती हैं। सूर्य का प्रकाश के अंदर कलर नहीं होता तो कलरफुल नजर आती क्या? अरे किसी वस्तु पर, कोई वस्तु लाल नजर आ रही है, इसका मतलब वहां से प्रकाश की किरणें गिरी, और गिरने के बाद अन्य प्रकाश की किरण क्या कर ली? उसने अवशोषित कर ली, जबकि लाल प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया, वो अपनी आंखों तरफ आ रहा है। क्या उसका लाल प्रकाश निकल गया, लाल कलर निकल के आ रहा है क्या? लाल प्रकाश आ रहा है अपनी तरफ, ठीक है ना। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है क्या? तो इसके अंदर 7 रंग है तभी तो व्यक्त हुई होगी, प्रिज्म में से थोड़ी निकले हैं ये। बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है अपना? एक दोनों पानी लेके आओ। हाँ, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक रंग याद रखना RGB। क्या याद रखोगे? RGB, ये प्राथमिक रंग होते हैं। R फॉर रेड, रेड फॉर G फॉर ग्रीन फॉर तो लाल, हरा और नीला तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है। लाल, पीला, ये पीला बोल दिया, नीला, काला, अच्छा पीला आ गया क्या? प्राथमिक रंग RGB होते हैं, ब्लू यानी नीला, और क्या? एरा की जगह पीला होगा, पीला होगा। RGB ये प्राथमिक रंग होते हैं, और पीला भी प्राथमिक रंग है क्या? चलो इसको देखेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? काला। ये तो नजर आ रहा है काला प्राथमिक रंग नहीं होता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो RGB होते हैं प्राथमिक रंग, और RYB लाल, पीला और नीला, लाल, पीला और नीला। इसको देख लेंगे। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? बोलो। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का
ये इस प्रकार है क्वेश्चन। मनुष्य के आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर और रेटिना पर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेटिना पर प्रतिबिंब बढ़ता है मनुष्य की आंख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलो, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बोलो, घड़ी के अंदर चाबी देने के लिए बोल दे या खिलौने के अंदर चाबी भरने के लिए बोल दे? दोनों एक ही क्वेश्चन है। घड़ी के अंदर चाबी भरने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? हमेशा याद रखना, कौन सी ऊर्जा? एक तो होती है देखो, स्थितिज ऊर्जा, और एक कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखो, गतिज ऊर्जा तो आपको पता है गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गतिज ऊर्जा। जबकि स्थितिज ऊर्जा कौन सी है? स्थिति में परिवर्तन के कारण है। स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। इसके उदाहरण आते हैं बार बार, जैसे बांध का पानी हो गया, या फिर पेड़ पर लगा फल। इनमें कौन सी ऊर्जा होती है? अरे, स्थिति में परिवर्तन हुआ है क्या? बांध का पानी है, इसके बांध को पानी को नीचे पड़ा रहना चाहिए था, लेकिन इसको ऊपर रखा गया है क्या? ऊपर रखा गया है। इसको खोलते गति करेगा क्या? वो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है। ये पेन है, नीचे पड़ा है, इसकी ऊर्जा क्या है? 0। लेकिन मैंने इसको उठा के ऊपर लेके आया हूं, कार्य किया है क्या मैंने? अब इसको छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा क्या? तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है क्या? हुआ है। इसके कारण इसके बांध का पानी हो गया, पेड़ में लगा फल हो गया, या फिर घड़ी में चाबी भरने के बोल दे, घड़ी में चाबी भरने के लिए बोल दे, या खिलौने में चाबी भरने के लिए बोल दे। सब में कौन सी ऊर्जा होगी? एक होती है गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है ना? इनके अपने समीकरण में पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh होता है। आगे क्वेश्चन आएगा, उसके आधार पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है? बोलो, धूप का जो चश्मा होता है ना, उसका डायोप्टर क्या होती है? शून्य। हाँ, बिल्कुल शून्य होती है। इसके अंदर कोई पावर नहीं होती है। जो लेंस की शक्ति होती है ना, अरे लेंस की शक्ति यानी उसकी पावर है, लेंस की शक्ति या पावर है, इसको मापने की इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। तो धूप का चश्मा अपने 0 डायोप्टर होती है, इसकी कोई शक्ति थोड़ी नहीं होती है। ये थोड़ी धूप का चश्मा लगाते हैं, अपने को कम दिखाई देता है तब लगाते हैं, या लगाने के बाद दूर दिखाई देने लग जाता है, अच्छा दिखाई देने लग जाता है, ये थोड़ी नहीं होता है। तो धूप का चश्मा 0 डायोप्टर होता है, इसकी शक्ति 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? लेंस की शक्ति मापी जाती है। अभी बताया, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की शक्ति को। लेंस की शक्ति होती है ना, लेंस की पावर है, वो डायोप्टर में मापी जाती है। यदि किसी ऐनक के लेंस, ये लो, ये क्वेश्चन है अपना, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी? बोलो, उसके फोकस की दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने, तब बताया था मैंने क्या होता है लेंस की पावर शक्ति P बराबर क्या होता है? 1/f मीटर। अरे बताया था ना। या फिर P बराबर 100/f सेंटीमीटर। ये 2 मान बताए थे मैंने। अगर मान आपको मीटर में दे तब तो f का मान मीटर में रखना है, और आपको सेंटीमीटर में दे तो f का मान सेंटीमीटर, 100/f सेंटीमीटर करना है। ये पावर आती है लेंस की। क्या है पावर? किसी ऐनक के लेंस की पावर कितनी दे रखी है आपको? 2, तो P के स्थान पर 2 रख लो। 2 बराबर है, बताओ डायोप्टर की फोकस दूरी किस में दे रखी है? सेमी में। तो अपने को ये सूत्र लगाना है, 100/f सेमी। अब देखो ये सेमी इधर जाएगा तो 2 कहां जाएगा?
नीचे आ जाएगा। तो एफ का मान 100/2 बराबर कितनी हो गई? 50 सेमी। इसका आंसर हो गया 50 सेमी। कर लोगे क्या? 25 सेमी। इसका आंसर बोलो। 25 सेमी। 25 सेमी। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, बोलो। आंसर क्या है का? 25 सेंटीमीटर। अरे स्वस्थ मानव की जो आंख की निकट दृष्टि है ना, निकट दृष्टि यानी जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आप किसी वस्तु को लेके आ जाओगे ना तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हो। ये बोलो। क्वेश्चन क्या है? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, बोलो। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। अरे इन दोषों को दर्पण से ठीक किया जाता है क्या? तो इन दर्पणों को तो काट ही दो, फिर दो ऑप्शन तो कट गए। अब देखो निकट दृष्टि दोष है क्या? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की तो साफ दिखती है, दूर की नहीं दिखती। और दूर की वस्तु देखने के लिए इसके अंदर कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। एक होता है दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष है। इसका मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई। इसके उपचार में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कर लोगे क्या? एक पढ़ा था जरा दृष्टि दोष जिसके अंदर द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है, ठीक है ना। एक होता है अबिंदुकता दोष है जिसके अंदर सिलेंड्रिक लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। याद कर लेना इनको। उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष बोलो। उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। उत्तल लेंस। अच्छा दूरदृष्टि है क्या? मैं जरा पढ़ रहा हूं। दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा काम लेते? अब दूरदृष्टि दोष है क्या? इसका मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई अरे देती है, निकट की नहीं देती। और निकट की नहीं देती तो कौन सा लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। अभी अरे दिमाग इधर देखो, ये क्या है? दूरदृष्टि जिसे क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या इसके निवारण में कौन सा लेंस लगाया जाता है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बोलो। 0। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये बता दे तू। देखो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना वो क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। क्वेश्चन देखो, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज व स्थितिज दोनों या शून्य? कैसे? देखो गतिज ऊर्जा तो समझ में आ रही है। गतिज ऊर्जा तो है कि गाड़ी चल रही है क्या? हाँ गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कैसी हुई? बोलो। वो देखो सतह से कुछ दूरी पर ऊपर बैठा हुआ है। अरे सतह से कुछ दूरी पर ऊपर ही तो बैठा हुआ है ये व्यक्ति। हाँ तो ये जो सतह से कुछ ऊंचाई पर बैठा है, ऊंचाई पर बैठने की वजह से उसके अंदर कौन सी है? इसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है क्या? किया गया है। अरे ये सतह से ऊपर है, ये ऊपर है, वहां से उसको गिराओगे तो नीचे नहीं पड़ेगा क्या? तो ये तो स्थितिज ऊर्जा है। और गाड़ी गति कर रही है क्या? तो गतिज ऊर्जा है। जैसे उड़ते हुए प्लेन में बोलो कौन सी? ये प्लेन है।
उड़ते हुए प्लेन में कौन सी गति होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो ये प्लेन क्या कर रहा है? गति कर रहा है, इसकी वजह से है। लेकिन इस प्लेन की गति को रोक दो, जीरो कर दो, तो ये बताओ ऊपर से नीचे गिरेगा क्या? नीचे क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया, ये नीचे से ऊपर गया है पहले, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी है, दोनों होती है इसके। तो ये गतिज और स्थितिज दोनों है इसके अंदर। ये क्वेश्चन देखो, बोलो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? दाढ़ी बढ़ाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अरे दाढ़ी बढ़ाने के लिए जो काम में लिया जाता है ना, वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण होता है वो। नेक्स्ट देखो, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? अरे कार के जो पीछे साइड मिरर होता है ना देखने के लिए, उसके अंदर कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल नहीं होता है, उत्तल दर्पण होता है ये। उत्तल दर्पण क्या दिखाता है? सीधा, आभासी और छोटा दिखाता है क्या? सीधा, आभासी और छोटा दिखाई देता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, बोलो। काला दिखाई, अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का क्या नहीं होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकाश फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ये देखो, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा है, बोलो। वेवलेंथ बोल दो या तरंग दैर्ध्य बोल दो, बोलो किसकी है? हाँ देखो, प्रकाश से इस प्रकार ही तो फैलता है, यही तो होता है विबग्योर। इसके अंदर ये क्या है? बैंगनी। क्या ये बैंगनी है और ये क्या है? लाल। इसके अंदर तरंग दैर्ध्य की बात करें ना, वेवलेंथ की, तो ये बैंगनी की सबसे क्या होती है, जबकि लाल की क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग, किसी कोई तारा है, उस तारे का रंग क्या दर्शाता है? बोलो, इस तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, ताप, ज्योति, या उसकी सूर्य से दूरी। हाँ, जो किसी तारे का रंग है ना, वो उसका ताप दर्शाता है, ताप। जैसे अपने को सूर्य, अरे सूर्य एक तारा है क्या? सूर्य तारा है, और सूर्य कैसा नजर आ रहा है? लाल नजर आ रहा है क्या? इसका मतलब वो अपना क्या दर्शा रहा है? अपने को देखते ही पता चल रहा है इसके अंदर ताप है। जबकि चंद्रमा पर लगता है आप अपने चले जाएंगे, क्यों? आपको पता है वहां ताप नहीं है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है? अभी बताया था विबग्योर। लाल की सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी की सबसे कम होती है, और उसका क्रम चलता रहता है विबग्योर के आधार पर। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल की होती है, तभी तो लाल रंग सबसे अधिक दूरी तय करता है। अतः खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकाश नीला दिखाई देता है, बोलो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कारण है? प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अब प्रकीर्णन क्या होता है, बोलो। अरे बोलो, प्रकीर्णन क्या होता है? बोलो। जब प्रकाश की किरण है, अरे जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराती है ना, टकराने के बाद ये फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है, यही प्रकीर्णन है। वायुमंडल के अंदर बहुत सारे कण है क्या? ढोल के, वायु के कण है क्या? जब प्रकाश की किरण आती है ना, तो ये प्रकाश की किरण इनसे टकरा कर क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो ये सर्वाधिक कौन सी फैलती है? सर्वाधिक किरण है बैंगनी किरण वाली, यानी सबसे अधिक फैलती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ना, वो सबसे अधिक फैलती है, और फैलने के कारण प्रकाश कैसा दिखाई देता है? अपने को नीला दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है। ये आकाश का रंग नीला दिखाई देना,
ये क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन क्या है? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण। अरे ये अपनी पृथ्वी है क्या? और अपन यहाँ खड़े हैं, देखो यहाँ सूर्य अस्त हो रहा है क्या? अपने को सूर्य लाल दिखाई देता है, और यहाँ सूर्य उदय हो रहा है क्या? तब भी लाल दिखाई देता है। कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है ना, तो ये लाल रंग, बाकी रंग तो बिखर जाते हैं, लेकिन ये लाल रंग अधिक दूरी तय करता है और अपनी आंखों तक आ जाता है, और अपने को सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो, तीन रंग मूल रंग है, ये बोलो। तीन रंग नीले, जो मूल रंग है कौन से? वो नीला, हरा और लाल, आर जी और बी, ठीक है ना। लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष से संबंधित रंगों के बारे में पूछा गया है, बोलो। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला, सही है क्या? अरे इंद्रधनुष 7 रंगों में इसी प्रकार फैलता है जिस प्रकार विबग्योर होता है। अरे यही तो होता है, इसके अंदर क्रम देख लो। नीला, हरा, बैंगनी, बैंगनी लास्ट में कहां चला गया फिर? बैंगनी, हरा, नीला, हरा और नीला, ये गलत हो गया। हरा और नीला के बाद नीला, पीला, हरा, पीले के बाद हरा कहां से आ गया? नीला, हरा, पीला, देखो नीला, हरा, पीला, सही क्रम है क्या? सही क्रम है ये। तो यही है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम। इस प्रकार इन्हीं के आधार पर देखना है, इस प्रकार ही वो फैलते हैं इंद्रधनुष वाले रंग। ये बोलो, 36.9 डिग्री। क्वेश्चन क्या है अपना? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, बोलो इसका आंसर बोलो। 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, 36.9 डिग्री, 31.5 डिग्री। हाँ बोलो, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री होता है, जिसको राउंड फिगर में 37 डिग्री बोला जाता है। एक होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, एक होता है 310 केल्विन होता है। ये मानव शरीर के तापमान है, याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? जब बर्फ पिघलती है, बोलो, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? देखो, जब बर्फ पिघलती है ना तो उसका आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। अरे बर्फ होती है तो उसका आयतन अधिक होता है, तभी तो वो ऊपर तैरती है। आयतन अधिक होता है तभी तो ऊपर तैरती है, और जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मोस्टेट का संबंध है, बोलो। थर्मोस्टेट का संबंध आर्द्रता, बादल, तापक्रम और हवा से। तो थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? तापक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? जो रेडियो तरंगें होती है ना, वो पृथ्वी के कौन से मंडल से क्या होती है? परावर्तित होती है, बोलो। क्षोभ, आयन क्षोभ और समताप मंडल। याद रखना, आयन मंडल से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगें होती है ना, अरे घरों में जो रेडियो चलता है क्या, ये किससे चलता था? इन रेडियो तरंगों से ही तो चलता था। ये रेडियो तरंगें पहले कहां जाती थी? आयन मंडल में जाती थी, और आयन मंडल से वापस अपने रेडियो में आती थी। ये बोलो। 8 घंटे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितनी देर में? 8 मिनट बोल दो, या फिर 499 सेकंड। क्या? 520 सेकंड। 520 सेकंड। अरे 499 सेकंड, ये 8 मिनट पूरी नहीं होती है, 8 पॉइंट कुछ मिनट होती है।
प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बोलो प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का जो वेग होता है ना, प्रकाश के वेग का क्रम याद रखना, निर्वात। निर्वात में क्या होगा, सर्वाधिक हो। निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव्य, द्रव्य के बाद ठोस, ये क्रम होता है। वहीं अपन बात करते हैं ध्वनि के वेग की, ध्वनि का वेग। तो बोलो क्या क्रम रह जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ठोस के बाद द्रव्य, द्रव्य के बाद गैस, और उससे कम है निर्वात में। बताओ ध्वनि का वेग क्या होता है, शून्य होता है, वहां मत लगा देना, ये शून्य ही होता है निर्वात में, ठीक है ना। निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है, जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। याद रखना इस क्वेश्चन को। प्रकाश की गति होती है, बोलो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है। या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोल दो। मरीचिका का बनना उदाहरण है, हाँ मरीचिका बोल दो या मृग मरीचिका बोल दो, ठीक है ना। सड़क पर पानी का दिखाई देना, रेगिस्तान में पानी का दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं, बोलो -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, डायनेमो का कार्य क्या है, बोलो डायनेमो क्या काम करता है, डायनेमो क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को, डायनेमो याद रखना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो बोल दो या फिर जनरेटर बोल दो, एक ही चीज है, हाँ, या डायनेमो बोल दो। ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, बोलो क्यों, कारण क्या है, समुद्र का जल नमकीन होता है, समुद्र जल गहरा होता है, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। समुद्र का जल भारी होता है, इसलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना। देखो नदी के अंदर कोई जहाज तैर रहा है ना, वो समुद्र में जाते ही ऊपर आ जाता है थोड़ा, इसका पीछे का कारण क्या है, समुद्र का जल क्या होता है, भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बनाया, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, गलनांक उच्च होता है या अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बोलो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी। क्या याद रखोगे, चांदी याद रखोगे। चांदी के बाद तांबा, चांदी के बाद क्या याद रखोगे, तांबा। CFL का पूर्ण रूप क्या है, अरे आज से थोड़े दिन पहले CFL चलती थी क्या, इन CFLों का पूरा नाम क्या होता है, C का होता है कॉम्पैक्ट, F का फ्लोरोसेंट, L का लैंप, यही होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये CFL का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा स्रोत है, बोलो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा नाभि के विखंडन, नाभि के संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और सेरेनको प्रभाव। बोलो इसका आंसर क्या है, नाभि के संलयन है। जो सूर्य पर उत्पन्न ऊर्जा हो रही है ना, वो नाभि के संलयन की घटना होती है। एक होता है नाभि के विखंडन, वो किसमें होता है, वो परमाणु बम में होता है। नाभि के विखंडन, खंडन होता है उसमें, आगे से आगे खंडन होता रहता है, ये लोकेशन ही है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये विखंडन से संबंधित होता है, नाभि के विखंडन। सूर्य पर होता है नाभि के संलयन, जबकि यहां होता है नाभि के विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है, बोलो 60 डेसिबल। ये मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। 60 डेसिबल से ऊपर जाते ही क्या हो जाता है, ये शोर, ये शोर की स्थिति में आ जाता है, ठीक है ना, प्रदूषण। हाँ, ये 80 डेसिबल और 80 डेसिबल से अधिक होते हैं ये।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। बोलो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। हाँ, याद रखना, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हेल्म रोंटगन ने आविष्कार किया था। किसने किया था? हाँ, रोंटगन ने किसका आविष्कार किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बोलो, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। शाबाश, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था क्या? रमन प्रभाव दिया था। कब दिया था? कब दिया था? 28 फरवरी। बताओ, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? टाइपराइटर का। याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने वात के इंजन का आविष्कार किया था। याद रखना इस क्वेश्चन को। समय के प्रभाव को देखते हुए थोड़ा क्वेश्चनों को स्पीडली कर रहे हैं, ठीक है ना? पढ़ लेना इनको। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये गागरिन था, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई होती है ना, चुंबकीय सुई। चुंबक के अंदर एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। तो उत्तर और दक्षिण दर्शाता है क्या? तो इसके अंदर देखो, दक्षिण तो है ही नहीं, तो एक उत्तर है, तो उत्तर आंसर कर दो। चुंबकीय सुई होती है, वो उत्तर दक्षिण नॉर्थ और साउथ पोल को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता कौन मापता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना? एक होता है हाइग्रोमीटर। हाँ, नेक्स्ट होता है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? जो शुष्क बैटरी सेल होता है ना, शुष्क बैटरी सेल, इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांत का डॉक्टर होता है ना, दांत का डॉक्टर कौन से दर्पण का यूज करता है? याद रखना, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का यूज करता है दांत का डॉक्टर। अवतल दर्पण थोड़ा बड़ा दिखाता है। विपग्य और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? सब जानते हो, विपग्य और स्पेक्ट्रम का संबंध होता है प्रकाश से। याद कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर से क्या मापा जाता है? बोलो, एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत की धारा मापी जाती है। और एक होता है वोल्टमीटर, विभवांतर मापने के काम आता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? बोलो, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। वही एक होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्थितिज ऊर्जा अभी बताई थी, गतिज ऊर्जा भी अभी बताई थी मैंने, इनके सूत्र याद रखना। कैलोरी निम्न में से किसकी इकाई है? बोलो, ताप व उष्मा। उष्मा ऊर्जा शक्ति और तापमान है। कैलोरी याद रखना, उष्मा और ऊर्जा दोनों की जो मात्रक की इकाई है वो क्या है? कैलोरी है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। एक होती है प्रतिरोधकता। क्या होती है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर। याद रखना, दोनों आए हुए क्वेश्चन है। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और ओम को इस प्रकार दर्शाया जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखना, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने, ठीक है ना? किस प्रकार का सिद्धांत है?
कोई वस्तु पानी में तैरती क्यों है और कोई वस्तु पानी में डूब क्यों जाती है, इससे संबंधित आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। याद रखना, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अगर कम है तो वस्तु ऊपर तैरेगी और वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तो वस्तु अंदर डूब जाएगी। इस प्रकार इन्होंने सिद्धांत दिया था। एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है? बोलो द्रव्यमान, कोणीय ऊर्जा और रे के संवेग। और जो रॉकेट है ना वो रे के संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट किसका उदाहरण है? रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। रॉकेट है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है रॉकेट में, ठीक है ना। रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है तो इसका धुआं है जो नीचे की तरफ क्या लगाता है? फोर्स। अरे आग लगती है क्या रॉकेट में नीचे? क्यों लगती है वो? अरे ये आग ही तो रॉकेट को ऊपर धकेलती है, ये आग नीचे की तरफ फोर्स करती है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है इसके अंदर। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, किससे संबंध स्थापित करता है? संवेग का वेग, वेग का त्वरण, बल एवं संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग के परिवर्तन की दर। न्यूटन की गति का दूसरा नियम याद रखना, संवेग के परिवर्तन की दर से संबंध स्थापित करता है। F बराबर ma। संवेग में परिवर्तन की दर को में संबंध स्थापित करता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रेडियोधर्मिता की यूनिट इकाई क्या है? क्या है बोलो? एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। रेडियोधर्मिता की जो यूनिट इकाई है वो क्या है? क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत का सुचालक क्या है? तांबा। इनमें से बात करनी है, यहाँ चांदी होती तो चांदी हो जाती, लेकिन यहाँ तांबा ऑप्शन है तो तांबा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण बनते हैं? याद रखना इसका आंसर है घूर्णन के कारण है, ठीक है ना। ये सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? तो सब जानते हैं विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रभावित होती है। ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या? होती है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। पास्कल इकाई किसकी है बोलो? दाबगी है। पास्कल किसकी इकाई है? दाबगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है किसका है? ज्योति तीव्रता का है। याद रखना कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। और मूल मात्रक होती है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? याद रखना समांतर क्रम होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम है। समांतर क्रम में क्या होता है? एक अगर विद्युत का एक परिपथ अगर खराब हो जाता है तो अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। सब अलग अलग पॉइंट होते हैं, ऐसा समझ लो समांतर। तो घर का पंखा बंद करते ही बताओ घर के सभी पंखे बंद हो जाते हैं क्या? श्रेणी क्रम क्या होता है? एक श्रेणी में, यानी एक पॉइंट पर अगर कई विद्युत बाधित हो गई ना तो आगे सभी जो परिपथ है वो क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम का उदाहरण होता है ब्याह शादी में जो झालरें लगाई जाती है ना, डेकोरेशन, वो श्रेणी क्रम में होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग आता है? तीरंदाजी और अंतरिक्षयान दोनों में। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है क्या? तीरंदाजी में अपने को पहले क्रिया करनी पड़ती है क्या? तो सेम ही किसमें? अंतरिक्षयान में, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है? विद्युत चुंबक बनाने में याद रखना कच्चा लोहा उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है? कार्य बल और विस्थापन होता है W बराबर Fs। W बराबर Fs, विस्थापन S, बल F, कार्य W, दोनों का गुणनफल होता है। अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? बोलो, अवतल दर्पण में जो परछाई बनती है ना वो वास्तविक भी बनती है और आभासी, दोनों कंडीशन लगती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य द्वारा ध्वनि का
बी ऑप्शन। सर्वीय प्रास कितना है? 20,000 से 20 से 20,000 हट गया। यस सर। याद रखना 20,000 है ये। उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है? उड़ते वायुयान में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी ऊंचाई की वजह से तो उसके अंदर होती है स्थितिज ऊर्जा, और उड़ता है तो उड़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप होता है। ये सभी होते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप 273 डिग्री सेल्सियस में होता है, 0 केल्विन में होता है, -459 फ़ारेनहाइट में होता है। ये सभी परम शून्य ताप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण है? अरे प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। क्या याद रखोगे? हाँ, पानी के अंदर पानी का पेंदा, कुंड का पेंदा ऊपर हुआ दिखाई देता है, या पानी के अंदर पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, नींबू बड़ा दिखाई देता है, ये सब अपवर्तन की घटनाएं है। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? बोलो, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायु मंडल। इसका आंसर है समताप मंडल। याद कर लोगे क्या? याद कर लोगे? ये अपने लगभग 200 क्वेश्चन हैं जो अपने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना? अरे रुक जा। तो ये अपने जो लगभग 200 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सभी आए हुए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो अपना टेलीग्राम है वॉरियरविल नाम से, इस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।